Good morning, everyone. Welcome in 8th class science lecture. आज बेटा हम 8th क्लास का फर्स्ट लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो हमारा 8th क्लास का फर्स्ट लेसन है उस लेसन का नेम है दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन आपको पता है, क्रॉप के मीनिंग से ही आप समझ गए होंगे। पहले तो आपको क्रॉप समझना पड़ा। क्रॉप का मीन्स होता है फसल, और मैनेजमेंट भी उसकी, हम मैनेजमेंट उसकी जो प्रोसेस है वो हम कैसे स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर हमारा इस पे डिपेंड है। तो मैं आज आपको मेन जो पॉइंट्स है इस लेक्चर के वो मैं आज आपको क्लियर कर देता हूँ। बाकी क्वेश्चन आंसर आपको इवनिंग तक आ जाएंगे। तो फर्स्ट लेसन इज योर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ओके, सो व्हाट इज एग्रीकल्चर? फर्स्ट पॉइंट इज, तो आंसर इज it is the science or practice of farming including the calculation of soil of the growing crops and rearing animals provide food, wool and other products। मतलब कि जहां पर हमारे जो जानवर होते हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड करना, हमारे लिए फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, और अलग अलग तरह की फसलें उगाना, इन सबको, इन ये जो सब चीजें होती हैं फसलों को उगाने की चीजें, ये सब किस चीजों के अंदर रहती है? एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट, क्रॉप व्हेन प्लांट्स आर सेम काइंड ऑफ ग्रोन एंड कैलकुलेटिव एट वन प्लेस इन लार्ज स्केल। जहां पर एक ही तरह की फसल को बहुत ही लार्ज स्केल पर उगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रॉप है, फसल। ओके, एनिमल हस्बेंड्री मतलब एनिमल विच आर रेयर एट होम और इन ए फार्म। जहां पर बड़ी मात्रा पे पशु पालन किया जाता है, जैसे मुर्गी पालन का होता है, ठीक है, और जहाँ पर गायें वगैरह रखी जाती हैं काफी, ठीक है, तो इसे कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ पर लार्ज मात्रा में एनिमल्स को, ठीक है, एक घर की तरह रखा जाता है। ओके, दिस इज क्रॉप एंड एग्रीकल्चर। सेकंड पॉइंट इज, भी जो क्रॉप का पैटर्न क्या होता है? अलग अलग फसलें, अलग अलग आपको खाने की चीजें, जो आपकी फ्रूट्स वगैरह है, दालें वगैरह है, ये सब चीजें किस किस हिसाब से, क्योंकि ये सब चीजें बेटा मौसम पे डिपेंड करती है, डिपेंड ऑन अ वेदर। ये अलग फसलें जो अलग मौसम पे उगाई जाती हैं। फर्स्ट पॉइंट इज अवर खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। तो इस ये कब होती है? रेनी सीजन के अंदर। ओके, ये रेनी सीजन के अंदर होती हैं, और ये रेनी सीजन कब होता है? जून टू सितंबर, जब मानसून का टाइम होता है। तो उसके अंदर कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? वो कौन कौन सी है? डेट इज, कौन सी है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कॉटन, ठीक है ना। तो ये सब चीजें रेनी सीजन में उगाई जाती है। उसके बाद रबी आ जाता है, जो विंटर सीजन में अक्टूबर टू मार्च, सर्दियों के मौसम तक उगाई जाती है। वो कौन कौन सी होती है? गेहूं होता है, चना होता है, मटर होता है, सरसों होता है, अलसी होती है, एक्सेट्रा। ये सब जो है फसलें, रबी फसल जो विंटर सीजन के अंदर उगाई जाती है। उसके बाद ज़ैद क्रॉप ज्यादा तो वो अपने ये इतनी इम्पोर्ट अपने जरूरी नहीं है, जरूरी तो मतलब क्या, इतने ही लोग नहीं उगाते, पर फिर भी ये मार्च और जून के बीच में उगाए जाते हैं, जिसमें वाटरमेलन, तरबूज, खरबूजा और कुकुम्बर, ये सब जो फसलें हैं इन 3 सीजन के हिसाब से उगाई जाती है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है भी इसका प्रोसेस क्या होता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का भी, एग्रीकल्चर के अंदर फसलें उगाने का, खेतों के अंदर फसलें उगाने का प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले प्रोसेस क्या होता है? प्रिपेयरिंग ऑफ सोल, मतलब मिट्टी की तैयारी करना, ठीक है। जो आपने मशीन वगैरह देखी हुई जो खुदाई करते हैं, ठीक है, सबसे पहले फसल उगने के बाद फिर मिट्टी की खुदाई करते हैं, उसको कहते हैं प्रिपेयरिंग ऑफ सोइल। उसके बाद सोइंग का आता है, मतलब बिजाई, जब उसके अंदर बीजों को बोया जाता है जमीन के अंदर। फिर उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स मतलब कि खाद और उर्वरक, जो खाद्य और उर्वरक डाली जाती है, थर्ड स्टेप वो आता है। उसके बाद आता है इरिगेशन, सिंचाई, फसलों को पानी की भी जरूरत होती है, तो सिंचाई उसके लिए मेन इंपॉर्टेंट है, फिर इरिगेशन पॉइंट आता है। फिर हमारे पास आता है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, मतलब कि जो खरपतवार, जो अनचाहे पौधे हमारी फसलों के साथ उग जाते हैं, जैसे गमले में आपने कई बार देखा होगा कि व्हेन यू सोइंग अ फ्लावर, या कुछ आप कोई गुलाब के पौधे उगाते हो, देन सम अनवर्ड वीड्स आर कमिंग, उसके साथ कुछ खरपतवार पौधे आ जाते हैं साथ में, ठीक है, तो उनको भी हटाया जाता है, क्योंकि वो पौष्टिक जो चीजें होती हैं वो उस क्या नाम मिट्टी से, सोए से वो अपने लिए ले लेती है, जो हमारी फसलों को खराब करता है।
उसके बाद हार्वेस्टिंग जो होती है, ठीक है, कटाई, क्योंकि ये फसल बोते हैं तो कटाई भी होती है। नेक्स्ट स्टोरेज, जो फसलों को काट के जहां पर रखा जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टोरेज। तो ये स्टेप्स हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसिंग के, एक फसल को उगाने के। इन सब चीजों को आप अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिपेयरिंग ऑफ सोल। अब हम हर स्टेप का धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है प्रिपेयरिंग ऑफ सोल, मतलब कि मिट्टी की तैयारी कैसे की जाती है। जैसे आपके सामने एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के पीछे यहाँ पाइप लगा हुआ है, ये क्या कर रहा है कि जो मिट्टी है इसको खोद रहा है और जो मुलायम मिट्टी है उसको ऊपर ला रहा है। होता क्या है, is allow the appellation to roots deep while the soil loosen the soil helps to grow earth forms micro presence in the soil which leads the addition to humus fluid। मतलब कि जब इसकी ऐसे खुदाई की जाती है तो जो नीचे नीचे पोली मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है। तो नीचे के जो पौष्टिक मिट्टी होती है वो ऊपर आ जाती है, ताकि जो फसल उगाई जा सके उसको वो पौष्टिक आहार सब जमीन के मिल सके। और इसी के साथ साथ जो इसके अंदर अर्थवॉर्म, जो केचुए वगैरह होते हैं, उनको हेल्प मिलती है ग्रो करने के लिए, क्योंकि दे आर वेरी हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर। ओके, last point, they also bring the nutrient-rich soil on the top that plants can use the nutrition. Okay, nutrients. ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ सोइल। नेक्स्ट वन इज सोइंग, मतलब कि बुआई कैसे होती है। सबसे पहले तो बुआई के लिए हमें बीज चाहिए। तो गुड क्वालिटी, क्लीन, हेल्थी सीड्स एंड गुड वैरायटी, ये जो हमारे सीड्स होते हैं ये हमको चाहिए होते हैं। ओके, आर सिलेक्टेड इन सोइल इन फील्ड्स। Appropriate distance to keep between the seeds, this is important to avoid overcrowding of plants। मतलब कि बीज के अंदर एक नियमित मात्रा का जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से या किसानों को ये ऑर्डर होता है, ताकि अगर साथ साथ हम बीजों की बुआई करेंगे तो वो ओवर क्राउडेड हो जाएगा। तो उससे जो फसल की जो गुणवत्ता है, दैट इज प्रॉफिटेबल, वो नुकसान में आ जाएगी। तो इस डिस्टेंस के अंदर बीजों की बुआई की जाती है। The appropriate distance help to plants to get sufficient sunlight and nutrients and water। ठीक है, ताकि जो प्लांट्स हैं उनको अच्छे से सनलाइट मिल सके, न्यूट्रिएंट्स जो जमीन के अंदर होते हैं, वाटर इज मेन इंपॉर्टेंट थिंग, तो इनको अच्छे से प्रोवाइड हो सके ताकि एक अच्छी फसल रेडी हो सके। दैट इज शोइंग। उसके बाद एडिंग मैन्युअल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर और खरपत अपने क्या कहते हैं उसको, कीटनाशक दवाइयां, और मैनुअल मतलब जो इंसानों द्वारा बनाई जाती है, दैट इज, ठीक है, उसे कहते हैं। द सब्सटेंस आर एडेड इन सोइल फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्थी ग्रोथ द प्लांट्स मैनुअल फर्टिलाइजर। जमीन की पोषकता को बढ़ाने के लिए इन दोनों चीजों का प्रयोग किया जाता है, उर्वरक को, ठीक है, और मैन्योर्स को, ठीक है। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल प्रॉपर टू कंटेन न्यूट्रिएंट्स। मतलब कि लगातार जब फसलें उगाई जाती है तो उसके अंदर जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो खत्म होने शुरू होते हैं। तो उस न्यूट्रिएंट्स को बराबर रखने के लिए फर्टिलाइजर और मैन्योर्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैनुअल क्या होते हैं ये, MANURES। मैनुअल जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। ठीक है, जो मैनुअल होते हैं वो ऑर्गेनिक होते हैं, मतलब कि बिल्कुल प्योर होते हैं, जो कि प्राकृतिक से बनाए जाते हैं। जो कि अब जो एनिमल वेस्ट होता है, ह्यूमन वेस्ट होता है, जो प्लांट्स सड़ चुके होते हैं, उनको डिकम्पोज करके जो गोबर गैस वगैरह आपने सुनी होगी, गोबर से जो खाद बनती है, वो होती है मैनुअल। ठीक है, एंड फर्टिलाइजर आर केमिकल सब्सटेंस व्हिच आर रिच इन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ठीक है, जिसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है, बट दे आर वेरी हार्मफुल फॉर एग्रीकल्चर। उसमें क्या क्या होता है, यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सल्फेट, फास्फोरस, ठीक है, ये सब जो है इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बट फॉर ह्यूमन, इंसानों के लिए और हमारी प्राकृतिक, हमारी जमीन के लिए, वी शुड ऑलवेज यूज मैनुअल, मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइजर में बी हार्मफुल। ठीक है, फर्टिलाइजर में भी हार्मफुल भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो कंटिन्यूअस एंड एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैव मेड द सोइल लेस फर्टाइल। क्योंकि ज्यादा अगर हम खादों का, रासायनिक खादों का प्रयोग करेंगे तो जो हमारी मिट्टी है उसको वो कमजोर कर देगा। फर्टिलाइजर हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। मतलब कि केमिकल्स होते हैं अलग अलग, जो रासायनिक खादें होती हैं, वो अगर हम खेतों में छिड़कते हैं, जब उस पर सिंचाई होती है पानी में, तो पानी को मिक्स करके वाटर पोल्यूशन का भी एक रूप ले लेता है। सो दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर। पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर यूज होती है, सो दिस इज वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। ओके, सो दस टू मेंटेन फर्टिलाइजर ऑर्गेनिक मैन्योर शुड बी यूज। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है, जिससे हमारा जो शरीर है वो सही रहे, और जो फसलों की गुणवत्ता है दैट इज आल्सो इंक्रीज। तो वी शुड ऑलवेज यूज ऑर्गेनिक मैन्योर, मतलब
ऑर्गेनिक खेती ही के जो रासायनिक खाते हैं वही हमें यूज करनी चाहिए। द फील्ड शुड बी लेफ्ट अनकुलेटिव इन बिटवीन टू क्रॉप्स, ठीक है, एंड क्रॉप रोटेशन इज ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप डिफरेंट कंट्री। मतलब कि जब हम क्रॉप को अलग अलग रोटेशन से बोएंगे, और कई बार क्या होता है कि हम एक ही फसल को बार बार अगर जमीन पर बोएंगे तो उसकी जो क्वालिटी है सोइल की वो डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए हमें अलग अलग फसल उगानी चाहिए, जैसे दालें कई बार उगानी चाहिए, जिससे हमें नाइट्रोजन की जो प्रेजेंस है वो हमारी सोइल में ज्यादा हो सके। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हमें हमारी जो सोइल के अंदर, अपनी जो मिट्टी के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर प्रोडक्शन करनी चाहिए टू मेक आवर सोइल हेल्थ। एंड थर्ड पॉइंट, फर्टिलाइजर एंड मैन्योर का डिफरेंस बताना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 8th क्लास, इट ऑलवेज कम इन एग्जाम, इन बोर्ड एग्जाम। तो आप सब इन दोनों इस क्वेश्चंस को आप में देख लीजिए। फर्टिलाइजर रासायनिक खाते हैं और ऑर्गेनिक में क्या डिफरेंस होता है, हमारे लिए कौन सी बेनिफिट होती है। तो फर्स्ट पॉइंट इज फर्टिलाइजर इट इज इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मतलब कि इन ऑर्गेनिक का मतलब ये प्राकृतिक में नहीं बनती है। मैन्योर इज ए नेचुरल सब्सटेंस, किससे बनती है ये, गोबर से, वेस्ट, एनिमल वेस्टेज, ह्यूमन वेस्टेज, ठीक है, प्लांट्स जो सड़ चुके होते हैं उनसे बनते हैं, नेचुरल सब्सटेंस। प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री, ये फैक्ट्री के अंदर प्रिपेयर होती है, कान बी प्रिपेयर इन एंड मैनुअल कैन बी प्रिपेयर्ड फील्ड, फील्ड के अंदर एक गड्ढा खोद के उसके अंदर साइशे डालकर उसको डीकंपोज किया जाता है, तो इट कैन बी प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। फर्टिलाइजर डू नॉट ऐड ह्यूमस टू सोइल, ह्यूमस नहीं दे पाता, एंड मैनुअल क्या कहता है, लोड्स ऑफ ह्यूमस इन द सोइल। Very rich in plant nutrient like nitrogen, phosphorus and potassium, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसके अंदर, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, बट मैन्योर इज रिलेटिवली लेस इन प्लांट, मतलब कि इसमें मात्राएं कम होती हैं, लेकिन इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बॉडी एंड आल्सो फॉर एग्रीकल्चर। नेक्स्ट पॉइंट इज, आपको समझ आ गया फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। एडवांटेज ऑफ मैन्योर, अब जो खेती होती है, डेट इज अपने ऑर्गेनिक खेती, उसके फायदे क्या होते हैं। इनहेंसेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसके अंदर जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है सोइल की। इट मेक सोइल फ्लोज एंड द एक्सचेंज द गैसेस, जो उसके अंदर सोइल के अंदर गैसेस होती है अलग अलग, उसको एक्सचेंज करने में बहुत अच्छी मदद मिलती है। इट इंक्रीज द फ्रेंडली माइक्रोब्स, जो हमारे केचू वगैरह होते हैं जो जमीन के लिए अच्छे होते हैं, उनको बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक होती है। और रासायनिक खादें इन माइक्रोब्स को ये खाते हैं, तो माइक्रोब जो केचुए वगैरह रासायनिक खाद्य खा लेते हैं तो उनकी मरने की आशंका ज्यादा रहती है, तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर सोइल, ठीक है। इट इंप्रूव्स द टेक्सचर ऑफ सोइल, मतलब उसकी जो टेक्सचर है, उसकी जो कैपेसिटी है वो ज्यादा बढ़ा देती है रासायनिक में जो ऑर्गेनिक खाते हैं, ओके। उसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन का आपको पता है सिंचाई क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इरिगेशन होते हैं। सिंचाई होती है कुएं से, होती है ट्यूबवेल से, होती है अलग अलग सिस्टम है जिससे होती है। तो होता क्या इरिगेशन मतलब, द सप्लाई ऑफ वाटर ऑफ क्रॉप्स इज डिफरेंट इंटरवल्स, ठीक है। जब फसलों को पानी दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, इरिगेशन कहते हैं। उसके सोर्स क्या है, वेल्स, हमारे कुएं, ट्यूबवेल्स होते हैं, पोन्स होते हैं, लेक, रिवर, डैम्स, कैनल्स, इन सब चीजों से क्या होता है, फसलों को पानी मिलता है। वाटर इज अब्सॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स, प्लांट्स की जड़ें होती हैं वो पानी को सोखती हैं ताकि उन्हें ऊर्जा मिल सके, ठीक है। फोटोसिंथेसिस से वो अपना खाना बनाती है, उसके लिए वाटर इज मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। अलोंग विद द वाटर रूट्स प्लांट्स कैन बी ऑब्जर्व मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स, जो पानी के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसको भी वो ऑब्जर्व करती हैं, हेल्प कर, ताकि जो हमने क्रॉप उगाया है उसको बेनिफिट हो सके। वाटर इज एसेंशियल फॉर जनरेशन ऑफ सीड, इट प्रोटेक्ट्स क्रॉप फ्रॉम बोथ फ्रोस्ट एंड बोथ एयर, ठीक है। जो पानी है वो दोनों चीजों से, गर्म हवा से और अलग चीजों से बचाता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड इरिगेशन, ठीक है, सिंचाई। उसके बाद इरिगेशन मेथड कौन कौन से है, हर टाइप में हर तरह के मेथड है वो अलग अलग होते हैं। सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड की बात करते हैं, जैसे मोट पुली सिस्टम, चेन सिस्टम के लिए रहे, ठीक है। ये जो पुराने सिस्टम थे, जो कुएं वगैरह से पानी बैल लगा दिए जाते थे, वो कुएं से पानी खींचता था, ये सब पुराना सिस्टम है जो आज भी चलता रहा है, इट इज वेरी बेनिफिशियल, ठीक है। उसके बाद आज का नया मेथड कौन कौन से आ गए, एक आ गया स्प्रिंकलर और दूसरा क्या आ गया, ड्रिप सिस्टम, ठीक है। ये दो मेथड है जो आजकल नए चल रहे हैं, स्प्रिंकलर एंड ड्रिप सिस्टम। पहले कुआं वगैरह का सिस्टम चलता था। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं इन मेथड्स के बारे में। फर्स्ट है हमारा
स्प्रिंकल सिस्टम में बेटा आप यहाँ पर देख रहे हो कि कुआं है, यहाँ पर उसके अंदर ट्यूबवेल की मोटर लगाई हुई है, ये पाइपलाइन यहाँ से जा रही है और ये पाइपलाइन आगे जाके इसके आगे एक पाइप खड़ा कर दिया और नोजल लगा दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, ये जहाँ पे समतल और मिट्टी होती है एंड जहाँ पर बलूद मिट्टी होती है वहां पर बेनिफिशियल रहता है, तो स्प्रिंकल लगा के ये फुहारा बना दिया जाता है, जैसे बारिश टाइप का सिस्टम हो जाता है। तो ये अलग अलग जहां पर हमारी फसलें उगी होती हैं तो वहां पर ये पानी की बौछारें होके उनको सिंचाई, जो पानी की कमी होती है उसको ये पूरा करता है। जहाँ पर पानी की कमी होती है वहां पर एक ज्यादा सिस्टम किया जाता है, ये पाइपिंग लगा दी जाती है, नोजल आप देख रहे होंगे इसी बच्चे, और ये फुहारे की तरह पानी फसलों तक पहुंच जाता है। इसे हम स्प्रिंकल सिस्टम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा आ जाता है डेट इज ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में आप देख रहे होंगे, उसके ड्रिप सिस्टम की मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ। ड्रिप सिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा, ये जो पाइपिंग है इसके आगे ये जो नोजल है ये नहीं लगी होती, यहीं से जमीन के अंदर ये पाइपिंग कर दी जाती है। ये जो पाइपिंग आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो पाइपिंग है ड्रिप सिस्टम के अंदर, ये जमीन के अंदर ही कर देती है और छोटी छोटी बूंदें जो पानी की है वो जड़ों तक पहुंचती है। ड्रिप सिस्टम के अंदर ये जो स्प्रिंगल्स हैं ये नहीं लगाए जाते, ये नहीं होते, सिर्फ पाइप्स होती हैं ये, जहां पर इन पाइप्स के साथ साथ अपने बीजों की बुझाई कर दी जाती है और ये जो हल्का हल्का जो पॉइंट छेद कर दिए जाते हैं जिससे पानी इन फसलों तक आराम से पहुंच सके, इसे बोलते हैं ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकल के अंदर फुहारे की तरह नोजल लगा दी जाती है और ये आगे आगे पानी करती रहती है। आजकल ड्रिप सिस्टम बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत लोग उसका यूज कर रहे हैं, तो इससे पानी की वेस्टेज बहुत कम होती है, जितना पानी चाहिए फसलों को उतना मिल जाता है। ओके, अब सिंचाई भी हो गई, अब हमारा आता है हार्वेस्टिंग, मतलब उसे काटना कैसे किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो बेटा उसकी कटाई की जाती है, सिंपली मीन्स द कटिंग क्रॉप्स। जब फसलें पक जाती हैं तो उसको काटा जाता है, उससे क्या, उसको थ्रेशिंग कैसे की जाती है, क्या क्या तरीके होते हैं आप सबको पता ही है। एक तो कंबाइन होती है, जो कंबाइन लगी होती है बड़ी सी मशीन जो गेहूं वगैरह काटती है, विनोइंग हाथों से भी सिस्टम हो जाता है। तो उसके बाद जब फसल पक जाती है तो हार्वेस्टिंग का सिस्टम आता है, और जब हार्वेस्टिंग आती है तो अलग अलग फेस्टिवल भी आते हैं, जैसे वैसाखी का आपको पता है 13 अप्रैल पंजाब के अंदर मनाई जाती है, जब सीजन आता है कटाई का। ठीक है, पोंगल भी होता है, होली, दिवाली, निगाना, बिहू, ये अलग अलग त्योहार हैं जो फसलों से साथ रिलेटेड है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये सिस्टम आ जाता है दैट इज स्टोरेज। उसके बाद हम स्टोरेज करते हैं, भी हम फसलें तो काट लिए, उसको स्टोरेज कैसे किया जाए, तो ये पॉइंट आ जाता है द हार्वेस्टेड क्रॉप्स बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट। अलग अलग जानवरों से, चूहे से, बारिश से बचाने के लिए स्टोरेज बनाए जाते हैं, जहाँ पर बड़ी मात्रा के अंदर अपने कनक वगैरह और अलग अलग सब्जियों को, अलग अलग क्रॉप्स को रखा जाता है। जैसे आपने देखा होगा भी इन दिनों में हर हर स्टेट के अंदर जैसे सरकार ने कनक के लिए बड़े बड़े ट्रक आप अपने रोड पे देख रहे होंगे, तो ये स्टोरेज सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, जहाँ पर ये सारा कुछ स्टोर करके रखते हैं कि जहाँ पर बारिश से, चूहों से, अलग चीजों से बचाया जा सके और लोगों तक आसानी से इसको पहुंचाया जा सके। ठीक है, फॉर्मल स्टोर ग्रेन्स, जूट बैग एंड मेडिकल बीन्स होते हैं। लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ग्रेन्स इन सोइल एंड ग्रेनेड्स प्रोटेक्ट फ्रॉम द। ठीक है, तो ये सब पॉइंट होते हैं स्टोरेज के, जिससे स्टोरेज से इसको बताया जा सकता है। उसके बाद बेटा इसके अंदर एक और पॉइंट आया था खरपतवार का। ठीक है, जिसको वीड्स बोलते हैं। तो वीड्स को हटाना भी एक सबसे मेन चीज है हमारे सोइल के अंदर। ठीक है, ये वीड्स आपने यहाँ पर ठीक है, एडिंग फर्टिलाइजर, इरिगेशन, सोइंग, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स पॉइंट दिया हुआ है ना यहाँ पर, इसे खरपतवार बोलते हैं बेटा। जैसे मैंने बताया था कि कई बार फसलों के साथ ये चीजें उग जाती हैं, तो इसको हटाने के लिए एक तो इन चीजों को हाथों से हटाया जा सकता है, दूसरा कसी से या खुरपी वगैरह से इन बीड्स को हटाना शुरू कर दिया जाता है। क्योंकि अगर बीड्स उगे रहेंगे साथ में फसलों के, तो ये जो उसकी जो सोइल की जो मात्रा है, न्यूट्रिएंट्स है, उनको ये ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो फसलों के लिए कम पड़ जाती है। तो प्रोटेक्शन फॉर वीड्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन एग्रीकल्चर। तो आई होप आप सब बच्चों को ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट थोड़ा लॉन्ग चैप्टर था, ये थोड़ा जल्दी जल्दी समझाया आपको, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ ना आया तो दोबारा आप वीडियो रिपीट करके इसको देख सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट लेसन फॉर 8th क्लास क्रॉप प्रोडक्शन एंड
मैनेज करें। थैंक यू।